हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप मेरे हाथों में ये जो पन्ने देख रहे हैं, इन पन्नों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो आज तक सामने नहीं आई है। ये सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी का बयान है जो उसने जांच एजेंसी को दिया है, लिखित है। इस बयान में खुलासे ही खुलासे हैं। एबीपी न्यूज पर आज पहली बार पूरा देश सिद्धार्थ पिठानी का वो बयान देखेगा जो उसने जांच एजेंसी को दिया है। मास्टर स्ट्रोक में आज एक के बाद एक कई सारे खुलासे होने वाले हैं। हमारी गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुशांत की मौत को लेकर जो सच सिद्धार्थ पिठानी ने जांच एजेंसियों को बताया है उसे सिलसिलेवार तरीके से सुनते जाइएगा। सिद्धार्थ के दिए बयान से कुछ बातें शुरू में ही मैं आपको बता देना चाहती हूं। सिद्धार्थ ने जून 2019 की कहानी बताई है। सिद्धार्थ ने सितंबर अक्टूबर 2019 का सच भी बताया है। सिद्धार्थ ने जनवरी 2020 की वो बात भी बताई है जिसे रिया चक्रवर्ती ने अब तक छिपाया था। सिद्धार्थ ने सुशांत और रिया के लद्दाख दौरे की कहानी भी सुनाई है जो अब तक किसी के पास नहीं थी। यूरोप के बारे में सब जानते थे, लेकिन लद्दाख। सिद्धार्थ ने यह भी बताया है कि सुशांत ने अपने घर खर्च को घटाकर 30,000 रुपए महीने करने के लिए क्यों कहा था। सिद्धार्थ ने यह भी बताया था कि सुशांत एक्टिंग छोड़कर बॉलीवुड से क्यों निकलने वाले थे। और आखिर में सिद्धार्थ ने सुशांत की मौत की तारीख 14 जून और उससे पहले वाली रात यानी 13 जून की कहानी भी सुनाई है। मैंने कहा ना, कई ऐसी बातें हैं जो इन पन्नों में बिल्कुल नहीं है, ये अब तक सामने आई ही नहीं है। इन्हें जानने के लिए आपको मास्टर स्ट्रोक लगातार देखते रहना होगा, मेरे साथ बने रहने होगा। हम सिलसिलेवार तरीके से एकदम सीक्वेंशली आपको सिद्धार्थ पिठानी का पूरा बयान सुनाएंगे। ये कहानी की तरह है जिसका क्लाइमेक्स ऑफ कोर्स आखिर में आएगा, लेकिन बीच बीच में बहुत रोचक मोड़ भी आते हैं। सुशांत एक बॉलीवुड कलाकार थे। सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में एक रियल लाइफ का सच आपको दिखेगा। तो तैयार हो जाइए और सिलसिलेवार तरीके से सिद्धार्थ पिठानी की जुबानी सुशांत और रिया की कहानी सुनते चले जाइए। सिद्धार्थ पिठानी ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले बंद कमरे में सुशांत की डेड बॉडी देखी। सिद्धार्थ शुरू से ही सवालों के घेरे में है, इसीलिए जांच एजेंसियों के सामने उनकी कही बात खास मायने रखती है। सिद्धार्थ ने सुशांत के पैसे, रिश्ते, बीमारी, उनके सपने से लेकर रिया पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अप्रैल 2019 की एक घटना का हवाला देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, जॉस्टल होटल में रहने के दौरान एक दिन मैं, सुशांत, आयुष शर्मा, आकांक्षा की बहन, उसकी दोस्त, सुशांत की बहन प्रियंका, उनके पति सिद्धार्थ, रिया की दोस्त, कुक केशव और दूसरे 2 लोग पावना लेक के फार्म हाउस पर पार्टी मनाने गए। यहाँ 3-4 दिन रहकर हम वापस लौटे। फार्म हाउस पर रिया और सुशांत की बहन प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ। उस समय सुशांत ने रिया का साथ दिया, जिससे नाराज होकर मुंबई आने के 2-3 दिन बाद प्रियंका और उनके पति सुशांत का घर छोड़कर चले गए। फिर सुशांत ने मुझे और आयुष को उनके घर रहने के लिए कहा। वहाँ रहते समय मुझे पता चला कि सुशांत की बहन प्रियंका नौकरों से ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। इस वजह से अब्बास और दीपेश सावंत नौकरी छोड़कर चले गए थे। वहाँ रहते समय मैं सुशांत का दिया वीडियो एडिटिंग और दूसरा काम करता था। हम कुछ दिन बांद्रा के घर तो कुछ दिन लोनावला के फार्म हाउस पर जाकर काम करते थे। सिद्धार्थ ने ये बताया कि रिया और सुशांत की बहन प्रियंका में झगड़ा हुआ और उसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए, लेकिन झगड़ा किस चीज को लेकर हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। अब आगे सुनिए सिद्धार्थ ने सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर क्या कहा। जून 2019 में मैं, सुशांत, रिया, आकांक्षा, आनंदी, आयुष और आयुष का दोस्त हिमांशु लद्दाख गए। इसके बाद सुशांत ने आकांक्षा की जगह आनंदी को अपना सेलिब्रिटी मैनेजर बनाया। लद्दाख से आने के बाद सुशांत को घर पर ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से वो मुंबई के ही वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रिया के साथ रहने लगे। सुशांत ने इस क्लब की मेंबरशिप ले रखी थी। वो दोनों वहाँ स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन और जिम किया करते थे। सुशांत हमारे साथ उनके पावना लेक के फार्म हाउस पर ज्यादा समय बिताने लगे थे। इस तरह सुशांत हम पर भी बहुत खर्च किया करते थे। इस दौरान सुशांत ने टाइटन और बाटा जैसे ऐड किए थे। काम के समय सुशांत के साथ मैं, बॉडीगार्ड साहिल और मैनेजर रहा करते थे। जून तक तो सब ठीक था,
लेकिन 2019 के अगस्त आते आते सुशांत बदलने लगे थे। ये दावा किया है सिद्धार्थ पिठानी ने। अपने बयान में सिद्धार्थ ने कहा, अगस्त और सितंबर 2019 के दौरान सुशांत का काम पर से ध्यान हटने लगा था। वो ज्यादा समय अपनी दोस्त रिया के साथ बिताने लगे थे। वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 150 ड्रीम से भी दूर जाने लगे। वो अक्सर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहने लगे। इसी दौरान रिया और सुशांत ने अपने यूरोप ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए स्विट्जरलैंड, फ्रांस और दूसरे देशों में घूमने का प्लान बनाया। इस टूर के लिए सुशांत ने किसी और को साथ नहीं ले जाने का निर्णय लिया, जिससे नाराज होकर आयुष वापस जॉस्टल होटल में रहने चला गया। कुछ दिनों बाद मैं भी आयुष के पास रहने चला गया। अब तक ये जानकारी सामने थी कि शुरू से ही सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ ही रहते थे, लेकिन सिद्धार्थ के बयान में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसी बीच मेरे पिता ने मुझे फोन कर बताया कि बिजनेस नहीं चलने की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे पिता ने मुझसे पैसे मांगे। मैं अक्टूबर 2019 को पिता की मदद करने अपने घर हैदराबाद गया। जाते समय मैंने सुशांत से कहा कि हैदराबाद से जल्दी लौट आऊंगा। हैदराबाद पहुंचने के 5 दिन बाद मुझे इनोवरा इंडिया कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर की नौकरी मिली। मुझे 45,000 महीना सैलरी ऑफर की गई। मैं अहमदाबाद में इस कंपनी में काम करने लगा। तभी मैंने इंस्टाग्राम पर सुशांत और रिया के यूरोप टूर की तस्वीरें देखी। आगे आपको दिखाने वाले हैं कि सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत बंद कमरे में क्यों रोए थे और सुशांत के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिया क्या करती थी। एबीपी न्यूज पर सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा जारी है। सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे से साफ है कि सुशांत धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे थे और इस कदर अकेले कि उन्हें सिद्धार्थ को फोन करके वापस बुलाना पड़ा। और जब सिद्धार्थ पिठानी मुंबई लौटे तो उन्होंने जो कुछ देखा वो चौंकाने वाला था। सिद्धार्थ के अगले बयान में आपको सुशांत के आंसू दिखेंगे, टूटते रिश्तों की शुरुआत दिखने और टूटने के बाद जुड़ते हुए सुशांत भी दिखने वाले हैं। 2019 खत्म हुआ, 2020 शुरू हुआ। जून 2020 में सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इन 5 महीनों में क्या क्या हुआ? वक्त है जनवरी 2020 का। आप सिद्धार्थ पिठानी की जुबानी 2020 जनवरी की कहानी सुनिए। जनवरी 2020 में मुझे सुशांत का फिर फोन आया। सुशांत ने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर दोबारा ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। मैंने सुशांत से अपने घर के हालात और नौकरी करने की वजह बताई। सुशांत ने कहा कि वो मुझे काम करने के लिए सैलरी देंगे। साथ ही सुशांत ने मुझे बताया कि उनकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है, उन्हें मेरे साथ की जरूरत है। मैं फौरन अहमदाबाद से मुंबई सुशांत के घर पहुंचा। जब मैं सुशांत के बेडरूम में पहुंचा तो सुशांत मुझसे गले लगकर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर घर का सब कुछ बेचकर पावना के फार्म पर रहने वाले हैं। सुशांत ने बताया कि अब महीने के घर खर्च का बजट केवल 30,000 में पूरा करना है। सुशांत ने आगे कहा कि वो पावना के फार्म हाउस में खेती करने वाले हैं। सवाल है कि सुशांत क्यों रो रहे थे? वो एक्टिंग छोड़ खेती क्यों करना चाहते थे? 5 लाख महीने घर का किराया देने वाले सुशांत सिर्फ 30,000 महीने में घर क्यों चलाना चाहते थे? इसका खुलासा होना बाकी है। सिद्धार्थ के बयानों में अभी रिया को लेकर खुलासा होना बाकी था। अभी तक आप जानते होंगे कि रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। रिया जनवरी में भी सुशांत को अकेला छोड़कर जा चुकी थी। सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में बताया, सुशांत ने मुझे उनके बेडरूम के पास वाले कमरे में रहने के लिए कहा और ये भी बताया कि 3 दिनों में दीपेश भी मेरे साथ रहने के लिए आने वाला है। मैंने सुशांत से रिया के बारे में पूछा तो सुशांत ने रोते रोते मुझे बताया कि मुझे सब छोड़कर चले गए। इस पर मैंने सुशांत के साथ रहकर उनका ख्याल रखने की बात कहकर उन्हें शांत किया। मैंने सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा से रिया के बारे में पूछताछ की तो मिरांडा ने बताया कि रिया सुशांत के कार्ड से बहुत सी शॉपिंग करती थी। मुझे घर का सामान बेचने के लिए कहा। हाउस मैनेजर मिरांडा और श्रुति मोदी ये दोनों सुशांत के घर पर सुबह 10 बजे आकर शाम 6 बजे वापस जाते। 2 दिन बाद दीपेश भी सुशांत के घर पर रहने आ गए। कुछ दिन बाद रिया वापस सुशांत के घर लौटी। इस समय रिया ने मुझसे कहा कि अब से मैं, वो और दीपेश मिलकर सुशांत का ख्याल रखेंगे। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक रिया ने सुशांत का साथ उस वक्त छोड़ा था जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुशांत अकेले थे, कमजोर पड़ रहे थे, घुट रहे थे और यहीं से शुरू होती है सुशांत की बीमारी की कहानी। बने रहिए क्योंकि सुशांत की बीमारी और दवा को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने जो कहा है वो अब तक दुनिया के लिए अनसुना सच है। जी हाँ, ये अनसुना सच ही है कि रिया से अलग होकर सुशांत अपनी बहन के पास गए और वहां जाकर वो ज्यादा खुश दिखे। क्या हुआ जब सुशांत मुंबई से चंडीगढ़
अपनी बहन से मिलने गए? और क्यों सुशांत 1 महीने की बजाय 2 दिन में ही मुंबई लौट गए? सिद्धार्थ पिठानी के बयान का अगला हिस्सा दिलचस्प है। रिया सुशांत के जीवन में लौट आई थी, लेकिन सुशांत जिंदगी की खुशियों से दूर हो रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे में अब तक ये बात सामने आई कि रिया और सुशांत की बहन के रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया सुशांत के पैसों को शॉपिंग में उड़ाया करती थी। सुशांत सब कुछ छोड़कर खेती करना चाहते थे। अब सिद्धार्थ का सुशांत की बीमारी को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा सुनिए। सिद्धार्थ ने कहा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुशांत ने मुझसे कहा कि वो चंडीगढ़ अपनी बहन के घर 1 महीना रहने के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद मैं, सुशांत, बॉडीगार्ड साहिल सागर और सुशांत की बहन मीतू रेंज रोवर से निकले और 3 दिन बाद वहां पहुंचे। इस सफर के दौरान हमने अहमदाबाद और गुड़गांव के होटलों में स्टे किया। गुड़गांव में ठहरते समय सुशांत को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो टेंशन में थे और घबराया हुआ महसूस कर रहे थे। तभी मैंने डॉक्टर केरसी चावड़ा की दी हुई दवाई सुशांत को दी और वो ठीक महसूस करने लगे। अपने बयान में सिद्धार्थ ने किसी डॉक्टर केरसी चावड़ा का जिक्र किया है। सिद्धार्थ का दावा है कि सुशांत की बहन भी सुशांत की बीमारी के बारे में जानती थी। चंडीगढ़ में सुशांत की बहन से हुई बातचीत के बारे में सिद्धार्थ का क्या कहना है, सुनिए। दूसरे दिन सुशांत की चंडीगढ़ की बहन नीतू ने मुझे घर बुलाकर सुशांत की सारी जानकारी ली। मैंने उन्हें सब बता दिया। मैंने नीतू दी को डॉक्टर केरसी चावड़ा की दवाई और उसके बारे में जानकारी दी और हम गेस्ट हाउस में रहने चले गए। दूसरे दिन सुशांत ने मुझे बुलाकर मुंबई लौटने की बात कही। जब मैं नीतू दीदी के घर पहुंचा तो सुशांत की तबीयत एकदम ठीक लग रही थी। नीतू दीदी ने मुझे सुशांत की तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहा। फिर मैं, सुशांत और बॉडीगार्ड वापस मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई आकर क्या हुआ? सुशांत के साथ सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या बिगड़ गया? सिद्धार्थ पिठानी ने इस बारे में जांच एजेंसियों को क्या बताया, अब ये सुनिए। मुंबई आने के बाद मैं डॉक्टर केरसी चावड़ा द्वारा दी गई दवाई समय पर सुशांत को दिया करता था। सुशांत ने रेगुलर वर्कआउट भी शुरू किया। सुशांत पहले जैसा अच्छा महसूस करने लगे थे। इसके बाद सुशांत रिया के साथ रहने लगे। उसी समय डायरेक्टर आनंद गांधी और जाफरी ने सुशांत को फिल्म ऑफर की। सुशांत ठीक महसूस करने लगे थे, इसीलिए दवाई बंद करने की बात कही, लेकिन मैंने उन्हें इस तरह अचानक दवाई न बंद करने की सलाह दी। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में सुशांत की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वो हमसे दूर रहने लगे, लेकिन तब रिया उनके साथ थी। सुशांत की तबीयत जून महीने के पहले हफ्ते में और बिगड़ गई। वो अकेले ही रूम में रहने लगे। हमारे साथ बात करना भी बंद कर दिया। इसलिए हम सब ने रिया और सुशांत को अकेले छोड़ दिया। पूरे लॉकडाउन में रिया सुशांत के साथ ही थी। और अब इस लिखित बयान में 8 जून की तारीख आती है। 8 जून की तारीख, वो तारीख जिसके बारे में रिया का कहना है कि वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई। सिद्धार्थ पिठानी ने भी बताया कि रिया इसी दिन घर छोड़कर गई, लेकिन उसके बाद सुशांत में क्या बदल गया था, सुशांत कैसे बिहेव करने लगे थे, ये जानिए। 8 जून की सुबह 11:30 बजे रिया अपना बैग भरकर घर से जाने लगी। रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा। उस समय सुशांत ने रिया से गले मिलकर हाथ दिखाकर बाय किया। कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर पहुंची। मीतू दीदी सुशांत से खाना खाने का आग्रह कर रही थी, लेकिन सुशांत ने ज्यादा खाना नहीं खाया। वो सुशांत को हमारे साथ घुलाने मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुशांत ने रुचि नहीं दिखाई। मीतू दीदी जब घर पर थी, तब सुशांत बार बार पुरानी बातें याद करके रोने लगते थे। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत इस वक्त तक बहुत बीमार रहने लगे थे। वो रह रहकर रोने लगे थे, लेकिन ऐसा क्यों होता था, ये अब तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद सिद्धार्थ के बयान में एंट्री होती है दिशा सालियान की, वो दिशा जिनकी आत्महत्या को सुशांत की मौत से जोड़कर देखा जा रहा था। सिद्धार्थ की जुबानी ये पहली बार देश के सामने आ रहा है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत क्या करते थे। उसी दौरान सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली। यह खबर सुनते ही सुशांत बेचैन हो गए। उसके बाद सुशांत कॉर्नर स्टोन नाम की कंपनी के मैनेजर उदय से लगातार बात करने लगे। श्रुति मोदी के पैर में चोट आने की वजह से इस कंपनी ने दिशा को कुछ दिनों के लिए सुशांत की सेलिब्रिटी मैनेजर का काम देखने के लिए भेजा था। 9 जून को दिशांत की आत्महत्या के बाद हर जगह सुशांत की आर्टिस्ट मैनेजर की आत्महत्या की खबर आने से सुशांत बेहद तनाव में आ गए थे। इस टेंशन की वजह से सुशांत ने उस रात मुझे उनके साथ बेडरूम में सोने के लिए कहा और दिशा की मौत की पल पल की जानकारी देने के लिए कहा। मैं सुशांत को उस मामले की सारी जानकारियां देता रहा। फिर दूसरे दिन सुशांत ने मुझसे उनके पुराने वीडियो, रिकॉर्डिंग और डेट डिलीट करने के लिए कहा।
और अब सिद्धार्थ की जुबानी 12, 13 और 14 जून का सच जानिए, यानी सुशांत की मौत से 2 दिन पहले से सुशांत की मौत तक क्या कुछ हुआ, सुनिए आप। 12 जून को मीतू दीदी को अपनी बेटी याद आने से वो वापस अपने घर चली गई। उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। 13 जून को बिल भरने में मैंने सुशांत की मदद की। उस रात सुशांत बिना खाना खाए मैंगो जूस पीकर सो गए। 14 जून को सुबह 10 से 10:30 के बीच मैं हॉल में आया और सिस्टम पर काम करने लगा। 10:30 के करीब केशव ने मुझसे कहा कि सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे। ये बात मैंने दीपेश को बताई। हम दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुशांत सर ने दरवाजा नहीं खोला। तभी मुझे मीतू दीदी का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत को फोन कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। हमने भी उन्हें बताया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे। मैंने मीतू दीदी को घर बुलाया। मैंने दीपेश को वॉचमैन से कहकर चाबी वाले को बुलाने को कहा, लेकिन वॉचमैन ने ठीक से मदद नहीं की। तो फिर मैंने गूगल से रफीक चाबी वाले का नंबर निकालकर दोपहर 1:06 पर संपर्क किया। उसने मुझसे 2000 रुपए मांगे। रफीक के कहने पर मैंने उसे लॉक का फोटो और घर का पता व्हाट्सएप पर भेजा। फिर मैंने मीतू दीदी को फोन करके चाबी वाले को बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने मुझे जल्द घर पहुंचने की बात कही। दोपहर 1:20 पर रफीक अपने एक साथी के साथ पहुंचा। उसने लॉक देखकर चाबी नहीं बन पाने की बात कही, तो मैंने उसे लॉक तोड़ने के लिए कहा। रफीक ने कुछ मिनटों में लॉक तोड़ा। मैंने उसे 2000 रुपए देकर जाने के लिए कहा। इसके बाद मैं और दीपेश सुशांत के कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। दीपेश ने कमरे की लाइट जलाई तो हमने सुशांत को हरे रंग के कपड़े से पंखे पर लटका हुआ पाया। सुशांत के पैर बेड के बगल में थे और चेहरा खिड़की की तरफ था। तभी मैंने ये बात मीतू दीदी को बताई। फिर मैंने अपने फोन से 108 पर कॉल करके घटना की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद मुझे चंडीगढ़ से नीतू दीदी का कॉल आया। मैंने उन्हें सारी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत मेरा फोन काट दिया। उनका मुझे फिर फोन आया। नीतू दीदी ने मुझे सुशांत के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि सुशांत लटका हुआ है और उसकी मौत हो गई है। फोन पर मुझे पीछे से सुशांत के जीजा ओपी सिंह की आवाज सुनाई दी। उन्होंने हमें सुशांत को नीचे उतारने के लिए कहा। नीतू दीदी ने भी वही कहा। फिर मैंने नीरज से चाकू लाने के लिए कहा। मैंने चाकू से सुशांत के गले पर लगा कपड़ा काटा। फिर मैंने और दीपेश ने बेड पर चढ़कर सुशांत को नीचे बेड पर लिटा दिया। उसी समय मीतू दीदी वहां पहुंची। उन्होंने मुझसे पूछा कि सुशांत जिंदा है क्या, और मुझे सुशांत को ठीक से बेड पर रखने के लिए कहा। फिर मैंने, दीपेश और नीरज ने सुशांत को ठीक से बेड पर रखा। सुशांत के गले में लगा कपड़ा निकाला। हमने सुशांत को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद बांद्रा पुलिस पहुंच गई। और सिद्धार्थ पिठानी के सनसनीखेज खुलासे को देश के सामने लाने वाले हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखित जितने भी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने पहुंचाई है देश तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये एक एक शब्द जब आपने पढ़ा तो क्या लगा? इसके बयान से क्या साबित होता है? ये आत्महत्या है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, या फिर मर्डर? जी देखिए, सिद्धार्थ इस पूरे मामले की बेहद अहम कड़ी है और इसी वजह से सिद्धार्थ से पिछले 3 दिनों से पूछताछ भी हो रही है और आगे भी पूछताछ होगी। सिद्धार्थ के इस बयान में सुशांत का दुख, सुशांत के सपने, सुशांत का प्यार, सुशांत के तकरार और सुशांत की मौत तक का पूरा एक सफर जो है वो देखने मिल रहा है। इसमें वो कहते हैं कि अप्रैल 2019 में सब ठीक था। सुशांत उस समय ड्रीम 150 नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने बुलाया था। ये काम बहुत ही नेक काम था। इस काम में वो बच्चों की शिक्षा, महिलाओं को रोजगार देना, समाज सेवा करना, बच्चों को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना, इस तरह के नेक काम करने के इरादे के साथ सुशांत ने वो काम 2019 में शुरू किया था। उसी समय रिया उनकी जिंदगी में आई। उस समय हंसते खेलते थे। सिद्धार्थ ये खुद कह रहा है कि सुशांत एक दिलदार व्यक्ति थे, जो अपने साथ साथ अपने स्टाफ, अपने दोस्तों, अपने परिवार और जो उनके साथ जुड़ा रहा उन पर खर्च करते थे, उनको मदद करते थे। दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना, पावना डैम में इसीलिए लिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ रह सकें, कुछ काम कर सकें। लद्दाख के बारे में एक जिक्र किया। ये सब अप्रैल, मई, जून 2019 तक की बात है। लेकिन अगस्त और सितंबर 2019 में धीरे धीरे सब बदलने लगा। खुश रहने वाले सुशांत, एम्बिशियस सुशांत, सुशांत जो अपने भविष्य के सपने लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, वो अपने काम की तरफ उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। उन्होंने ये कहा, या सिद्धार्थ का ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया। जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी टीम वो बना रहे थे, वो टीम से वो उन्होंने बात करना बंद कर दी। क्यों? तो उस समय रिया के साथ बेहद करीबी रिश्ते में या बहुत करीब से वो जुड़ गए थे। उस समय अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़कर वो यूरोप के टूर पे चले गए और अपने किसी दोस्तों को ले नहीं गए। अमूमन
जब भी वो बाहर जाते थे घूमने या पार्टी करने या कुछ समय बिताने, तो अपने साथ एक बड़ी टीम दोस्तों की, अपने स्टाफ की ले जाते थे। लेकिन यूरोप में पहली बार ऐसा हुआ जो सुशांत सिर्फ रिया और उनके भाई के साथ गए, और यही बात आयुष शर्मा इन सभी लोगों को खटकी भी कि आखिर सुशांत इस तरह अचानक से कैसे बदले। यही बात परिवार भी अपने एफआईआर में लगातार कहता आ रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। क्या इसी कंट्रोल की वजह से सुशांत अपने परिवार और अपने खास लोगों से दूर होते गए? ये जांच का विषय जो सीबीआई करेगी। इस बारे में वो बात करते हुए आगे कहते हैं कि फिर वो भी ये सारी बातें गणेश हमने दर्शकों को बताई, और आपने जो पेपर भेजा है, मतलब ये जो पन्ने भेजे जिसमें ये सारे बयान दर्ज है, उसमें एक एक चीज दिख रही है। ये तो वही सिद्धार्थ पिठानी है ना जो अपने लिखित बयान से पहले ये कह रहे थे कि उस लड़की को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जिसने पूरा टाइम सुशांत का ख्याल रखा, जो सुशांत को दवाइयां देती थी, जो सुशांत को खाना खिलाती थी, जो सुशांत की इतनी देखभाल कर रही थी। अब यही सिद्धार्थ पिठानी जो है वो ये कह रहे हैं कि इस महिला की एंट्री के बाद, रिया चक्रवर्ती की एंट्री के बाद चीजें बदल गई थी। ये तो विरोधाभास हुआ। सिद्धार्थ पहले सच बोल रहे थे या अभी सच बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जांच एजेंसी के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो ये तो सच ही माना जाएगा। मीडिया के सामने स्टेटमेंट क्या दिया उस पर जांच नहीं चलेगी, तो इसी स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए सीबीआई आगे जांच करेगी। अब रूबिका, आपने जो सवाल पूछा कि ये कैसे बदला और क्या हुआ, अब अगर इस पूरे स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो रिया जिंदगी में आने के बाद ही सुशांत की जिंदगी के बदलाव हुए। 2 से 3 बार सुशांत रोए भी कि मुझे सब छोड़कर चले गए। रिया कही कि मैं 8 जून को चली गई थी, लेकिन जनवरी 2020 को भी वो गई थी। और यही बात है कि सिद्धार्थ के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है कि आखिर अगर आत्महत्या हुई है तो अबेटमेंट क्या रिया की वजह से हुआ है? सिद्धार्थ पिठानी जो उनके साथ रहते थे गणेश, ये उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिस तरीके से आपने उसे स्टडी किया है वो ये बता रहा है कि हाँ, एक महिला की एंट्री चीजें बदल देती है। गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सुशांत केस में सबसे तेज कवरेज। सुशांत के फ्लैट का ताला तोड़ने वाला सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। रिया की 1 साल की कॉल डिटेल्स सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। सीबीआई जांच की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। सुशांत केस की सबसे सटीक पड़ताल सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। और अब सुशांत मामले का दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने रखना है। पहली एक्सक्लूसिव खबर सिद्धार्थ पिठानी के बयान को लेकर थी, दूसरी खबर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और पूछे जाने वाले सवालों को लेकर है। एबीपी न्यूज के पास 19 सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई रिया से पूछने वाली है। रिया को कभी सीबीआई पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। अब एबीपी न्यूज की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। सीबीआई सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी, दिपेश सावंत और नीरज से कई बार पूछताछ कर चुकी है। अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। सीबीआई के सवाल तैयार हैं। एबीपी न्यूज के पास रिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट मौजूद है। नीरज ने सीबीआई को दिए बयान में जो सिरा रिया पर लाकर छोड़ दिया था, उसके जवाब रिया से पूछे जाएंगे। दिपेश ने अपने बयान में जहां रिया का नाम लिया था, वो सवाल सीबीआई रिया से करेगी। सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को लेकर जो खुलासे किए, उसका सच रिया से पूछा जाएगा। रिया से पूछे जाने वाले 3 सवाल आपने देख लिए। अब बारी 16 सवालों की है जिनका सामना रिया को करना होगा, और वो सवाल है, आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ? सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद क्या हुआ? आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई? सुशांत से आपका झगड़ा कब हुआ? सुशांत और रिया के झगड़े वाले दिन यानी 8 जून के 1-1 मिनट का हिसाब सीबीआई रिया से पूछेगी। सीबीआई रिया के जवाबों को सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज के बयानों से मिलाएगी। इसके अलावा सीबीआई रिया से यह भी पूछताछ करेगी कि 8 जून को घर छोड़ने के बाद वो कहां-कहां पर गई थी।
सीबीआई रिया से सुशांत की बीमारी को लेकर भी सवाल पूछेगी। एबीपी न्यूज के पास उन सवालों की लिस्ट भी मौजूद है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि सुशांत की कमाई को लेकर रिया से क्या सवाल किए जाएंगे। सवाल होंगे, सुशांत की कमाई का कंट्रोल किसके पास था? सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसके पास रहते थे? घर खर्च और नौकरों की सैलरी का हिसाब कौन रखता था? क्या आप सुशांत के प्रोफेशनल फैसले में दखल देती थी? सुशांत की कमाई और घर खर्च को लेकर रिया जो भी जवाब देगी, सीबीआई उसे तथ्यों और सबूतों से मिलाएगी। सीबीआई के पास न केवल सुशांत के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट हैं, बल्कि सारे ट्रांजैक्शन भी हैं। सुशांत की संपत्ति को लेकर पूछे जाने वाले ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि सुशांत के पिता ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके बेटे के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पैसे वाली बात तो हमको बाद में पता चली मरने के बाद कि इस साल में 15 करोड़ खर्च हुआ है उसके अकाउंट से, और उसमें भी सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड, वो तो खैर उसने अपने लाइफ टाइम में भी स्टाफ ने बताया, हमको बताया था। इनफैक्ट स्टाफ का ये भी कहना था कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, हम लोग को कंप्लेन करते थे वो कि बहुत खर्च करती हैं, ये उनका पैसा उड़ा रही हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत के पुराने स्टाफ को हटाना भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आरोप ये भी है कि भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने लोगों को रखा था ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। रिया का सुशांत से झगड़ा, सुशांत की कमाई और उनके घर के नौकरों के बाद सीबीआई रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर भी सवाल करेगी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई रिया से पूछेगी, सुशांत के परिवार से आपका रिश्ता कैसा था? सुशांत की बहनों से आपका झगड़ा क्यों हुआ? सुशांत और आपके रिश्ते में कब और क्या बदलाव आए? पैसों की लेन देन पर आपका और सुशांत का रिश्ता कैसा था? सुशांत की बहन और रिया के खराब रिश्तों की गवाही सिद्धार्थ पिठानी भी दे चुके हैं। जिस दिन रिया चली गई थी घर से, उसी दिन शाम को मीतू मैम भी आ गई थी घर पे, सुशांत के बहन। तो सुशांत को ध्यान रखा था हमने, सबने लगा, दीदी ने उनको ख्याल रखा, उनको खाना वाना खिलाया और उनके साथ में ही उनके कमरे में ही वो उनके कमरे में रहते थे। सुशांत की मौत की जांच में सबसे अहम कड़ी है उनकी बीमारी का सच। रिया का दावा है कि वो सुशांत का इलाज करवाती थी। ऐसे में सीबीआई रिया से पूछेगी, सुशांत को क्या हुआ था? किस बीमारी का इलाज होता था? सुशांत डॉक्टर के पास जाते थे या डॉक्टर घर आते थे? सुशांत कौन सी दवाइयाँ खाते थे? दवाइयों के पर्चे कहाँ हैं? सुशांत का मेडिकल रिकॉर्ड किसके पास रहता था? सुशांत के पिता का कहना है कि रिया उनकी रिपोर्ट को लेकर सुशांत पर दबाव डालती थी और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ब्लैकमेल करती थी। सीबीआई ने रिया के लिए कुल 19 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसके जवाब से रिश्ते, पैसे, बीमारी और 8 जून की कहानी का सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सीबीआई के सामने रिया सब सच बताएगी? हम नजर बनाए रखेंगे। वैसे मास्टर स्ट्रोक में अगली खबर राजनीति की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में हुए राजनीतिक ड्रामे की। 20 साल तक पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी अभी 6 महीने और अध्यक्ष बनी रही। आज 7 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ। वैसे विपक्षी तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर का कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता। और आज के दिन भर चले इस घटनाक्रम के इन आरोपों को और भी बल मिल जाता है, क्योंकि आज की वर्किंग कमेटी में एक चिट्ठी पर जमकर हंगामा हुआ। ये चिट्ठी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी थी। चिट्ठी में नेतृत्व पर भी सवाल थे और इसीलिए राहुल गांधी नाराज हो गए और इन नेताओं को बीजेपी से मिला हुआ बता दिया। इसके बाद तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद भड़क गए। हालांकि 1 घंटे के अंदर ही दोनों को मना भी लिया गया और फिर शाम को खबर आई कि सोनिया गांधी अब 6 महीने और अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब सवाल यह है कि जब ये सब कुछ पहले से ही तय था तो फिर इस राजनीतिक ड्रामे की जरूरत क्या थी? तारीख थी 16 मार्च और साल था 1998। वो दिन जब सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक कमान सौंपी गई थी। एक तरफ शरद पवार थे
दूसरी तरफ तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी। संसद भवन में सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी को ये जिम्मेदारी दी। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. I will endeavour to measure up to the responsibilities which this position imposes. सोनिया गांधी ने पूरे 20 साल तक पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई, 2 बार पार्टी को लोकसभा चुनावों में जीत दिलाई। ये ऐसी सरकार है जिसके राज में नौजवान का हाथ खाली है। 2 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा तो सोनिया फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दी गई, लेकिन अब वो खुद अध्यक्ष का पद नहीं चाहती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, जिसके बाद AK एंटनी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी से अध्यक्ष बने रहने की गुजारिश की है। सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। यह एक वर्चुअल बैठक थी, यानी सभी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। सबसे पहले पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का लिखा वो पत्र पढ़ा, जिसमें सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। कांग्रेस कार्यसमिति की आज की बैठक में लेटर पॉलिटिक्स यानी चिट्ठियों की राजनीति एक बड़ा मुद्दा बनी। एक और चिट्ठी पर खूब हंगामा हुआ। ये चिट्ठी करीब 15 दिन पहले कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने लिखी थी। सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी लिखने वालों में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरप्पा मोइली, रेणुका चौधरी और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता शामिल हैं। इस पत्र में ऊपर से नीचे तक कांग्रेस पार्टी में बदलाव करने की मांग की गई है। इस बात पर भी चिंता जताई गई कि युवा वोटर कांग्रेस के मुकाबले नरेंद्र मोदी के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं। पहली मांग यह है कि पार्टी की लीडरशिप फील्ड में एक्टिव रहे। ये लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाए जाएं। और तीसरी मांग है कि एक साथ सोचने के लिए केंद्रीय संसदीय समिति बनाई जाए ताकि पार्टी के विषयों पर फैसले लिए जा सकें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब इस चिट्ठी की बात चली तो राहुल गांधी खासे नाराज हो गए। चिट्ठी लिखने वालों में कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी परवाह नहीं की और इन तमाम नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। ऐसे में जब वो अस्पताल में थी तब सवाल उठाना कहां तक उचित था। सोनिया गांधी को पत्र लिखने का ये समय गलत था। आपको इस पत्र पर पहले CWC में चर्चा करनी चाहिए थी, न कि मीडिया में। जिन्होंने भी ये पत्र लिखा वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हंगामा मच गया। गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी बीजेपी से मिलीभगत साबित हो जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। कपिल सिब्बल तो और आगे निकल गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पार्टी की इस अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया। ट्वीट किया, राहुल गांधी ने कहा हमारी बीजेपी से साठगांठ चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सफलतापूर्वक बचाव किया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिराने में पार्टी का बचाव करता रहा। पिछले 30 वर्षों में बीजेपी के पक्ष में किसी भी मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दिया, फिर भी हमारी बीजेपी से साठगांठ चल रही है। कांग्रेस पार्टी तुरंत ट्विटर पर डिफेंसिव मोड में आ गई। कपिल सिब्बल को पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। लिखा, श्री राहुल गांधी ने इस तरह का कोई भी शब्द नहीं कहा है। कृपया गलत जानकारी से भ्रमित न हों, लेकिन हाँ, हम सबको एक दूसरे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के बजाय बेरहम मोदी राज के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ 1 घंटे में ही कपिल सिब्बल अपने ट्वीट से पलट गए। फिर ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी ने निजी तौर पर मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था, इसलिए मैं अपना ट्वीट हटा रहा हूँ। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। भले ही सिब्बल ने सब कुछ ठीक होने के संकेत देने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लेटर पॉलिटिक्स पर तुरंत वो नेता सक्रिय हो गए जो गांधी परिवार के ज्यादा करीब हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और जिनका वजूद कांग्रेस पार्टी के कारण है, आज हमारे नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। अगर किसी ने चिट्ठी लिखी है तो वो जानते होंगे कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। जो सत्ता के जो सर्कल्स हैं हमारी पार्टी के, उसमें जो लोग हैं वो असंतुष्ट किसी बात से हैं तो वहीं पर बैठ कर क्यों नहीं बात करते। ये
स्वाभाविक है कि अगर किसी को कोई कष्ट किसी बात का है तो वहां कर ले। तो ये चिट्ठी लिखना और चिट्ठी का उल्लेख जो है किसी मीडिया में कहीं पर हो, ये तो बात समझ में नहीं आती। कांग्रेसी अब राहुल गांधी के बयान का बचाव कर रहे हैं तो विपक्षियों को राहुल पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। 2-3 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, लेकिन युवराज को ये बात निराश नहीं आएगी। उन्हें आरोप लगा दिया कि ये जो मांग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, जो सच की बात करे, सच बात करे, कांग्रेस को सही दिशा में लाने की कोशिश करे, वो कांग्रेस के लिए गद्दार है, और जो तलुआ चाटे एक परिवार के लिए, वो कांग्रेस के लिए वफादार है। अब विडंबना क्या है, जरा ये समझिए। एक तरफ सोनिया गांधी है जो कहती हैं कि पार्टी नया अध्यक्ष चुन ले, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो खुद अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, और फिर प्रियंका गांधी भी हैं जो कहती हैं कि अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो। और दूसरी तरफ बदलाव की मांग पर राहुल गांधी नाराज भी होते हैं और सोनिया गांधी 6 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष का पद स्वीकार भी कर लेती हैं। सवाल यह है कि गांधी परिवार क्या यही चाहता था? कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, देश के कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे लोगों और कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो साधारण कार्यकर्ता हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द आकर कांग्रेस का नेतृत्व करें। इसका निर्णय कांग्रेस का अधिवेशन करेगा। अब तो यही लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ पहले से तय था। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की शुरुआत में जब इस्तीफे की पेशकश की, तब लगा कि अब कोई नया अध्यक्ष बनेगा, लेकिन 7 घंटे चली बैठक के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस के अगले अधिवेशन तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। हालांकि कांग्रेस ने कोई तय वक्त नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी 6 महीने के अंदर कांग्रेस अधिवेशन बुलाकर नए अध्यक्ष का चयन करेगी। वैसे कांग्रेस को ऐसे ड्रामे बहुत पसंद है, खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अध्यक्ष बने रहने को लेकर यह सब कांग्रेस में खूब होता रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ गांधी परिवार खुद ये कहता है कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है, और दूसरी तरफ जब कोई सवाल उठाता है तो फिर उनके ऊपर राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की परफॉर्मेंस है? अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं, बाहर का अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं नेता को अगर बाहर का कोई बना तो आपको याद होगा सीताराम केसरी, वो कब्जा करने की कोशिश करेगा, वो परिवार के खिलाफ भी जा सकता है। ये परिवार शहादत का परिवार है। ये सब कुछ 2004 की याद दिला रहा था। 2004 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई थी, सरकार कांग्रेस की बननी तय हो गई थी, सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय था, लेकिन बीजेपी आक्रामक हो गई। इसके बाद 18 मई 2004 को संसद के सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। तब भी खूब ड्रामा हुआ था। सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। सोनिया लाओ, देश बचाओ की नारेबाजी हो रही थी। सोनिया लाओ, सोनिया लाओ, सोनिया लाओ। एक कार्यकर्ता तो पेड़ पर चढ़ गया था और एक और कार्यकर्ता ने अपने सिर पर पिस्टल तान दी थी। लेकिन इन सारे प्रदर्शनों का कोई फायदा नहीं हुआ।
सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी में आज भी ऐसे ड्रामेबाज नेताओं की कमी नहीं है। कोई सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है तो कोई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए खून से चिट्ठी लिख रहा है। सवाल यह है कि जब ये सब तय था तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की जरूरत क्या थी? ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। तो जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है, क्या वो सच है? क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता है? क्योंकि अध्यक्ष बदलने की चिट्ठी पर जिस तरह से राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है, उससे तो यही लगता है कांग्रेसी जानते हैं कि असल में गांधी परिवार का ही पार्टी अध्यक्ष रहे, इसी में कांग्रेस पार्टी की भलाई भी है। वैसे तो 135 साल पुरानी पार्टी ने कई अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन हम मौजूदा दौर में पिछले 35 सालों की बात करेंगे। पिछले 35 सालों में कांग्रेस पार्टी के कुल 5 अध्यक्ष रहे। इनमें से 3 अध्यक्ष गांधी परिवार के थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और 2 अध्यक्ष बाहर के थे, नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। अब आप ये समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़े रखने का चुंबक गांधी परिवार है। ये कुछ आंकड़ों से समझिए। 35 में से 28 सालों तक गांधी परिवार का ही कांग्रेस अध्यक्ष रहा। गांधी परिवार के अध्यक्ष के नेतृत्व में 7 में से 3 लोकसभा चुनाव पार्टी जीती, यानी जीत का प्रतिशत हुआ 43%। गांधी परिवार के नेतृत्व में 180 में से 72 बार राज्यों का चुनाव पार्टी ने जीता, यानी जीत का प्रतिशत हुआ 40%। अब जरा नॉन गांधी फैमिली के अध्यक्ष का प्रदर्शन भी देख लीजिए। 7 सालों तक नॉन गांधी परिवार का कांग्रेस अध्यक्ष रहा। इन 7 सालों में 2 बार लोकसभा चुनाव हुए और दोनों बार पार्टी हार गई। कुल 35 बार राज्यों के चुनाव हुए और पार्टी सिर्फ 13 बार ही जीत पाई, यानी राज्यों में जीत का प्रतिशत रहा 37%। देखिए, अब कांग्रेस को यह तय करना है कि पार्टी को बचाना है या फिर परिवार को। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 11 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर लेकर निकली है। कार में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा 3 अधिकारी बैठे हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। 11 घंटे यानी सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ वहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे और उसके बाद ये देखिए सिद्धार्थ पिठानी और बाकी 3 अधिकारी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी 11 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकल चुके हैं। सिद्धार्थ ने बहुत सारी चीजों पर खुलासा किया है। सिद्धार्थ ने एक सिचुएशन के बारे में, रिया से पहले की जिंदगी के बारे में, रिया के आने के बाद की जिंदगी के बारे में सब कुछ सीबीआई को बताया है। 11 घंटे ये पूछताछ चली।